नमस्कार दोस्तों, भारत की भाषा में स्वागत है आप सबका। क्या पाकिस्तान ने वाकई में मीडिएशन कराया? और अगर कराया, तो पाकिस्तान ही क्यों? आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि पाकिस्तान की ऐसी कौन-सी मजबूरियां थी और यूएस की कौन-सी ऐसी मजबूरियां थी कि दोनों ने पाकिस्तान को ही चुना मीडिएशन के लिए। अब उसको मीडिएशन बोलें या दलाल बोलें या पोस्टमैन बोलें, ये आप लोग डिसाइड कीजिएगा दोस्तों। और उसके पहले हम ये जान लेते हैं कि ईरान ने कौन-कौन सी 10 शर्तें रखी और उसके साथ-साथ यूएस ने कौन-कौन सी 15 शर्तें रखी। अब देखो दोस्तों, ये जो शर्तें हैं, ये आज की तो है नहीं, ये वॉर के पहले की शर्तें हैं। वो ही शर्तें, वो ही एग्ज़ैक्ट आज सामने आ रही हैं। तो क्या बिगड़ा? और ईरान तो खत्म हो गया इन 40 दिनों में। उसके बाद भी हम वहीं आ गए, जहां से हम चले थे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। मेन मुद्दा यही है। चलिए एक-एक करके डिस्कस करते हैं पूरे टॉपिक्स को। और उसके पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। हाँ दोस्तों, रात में करीब 1 बजे डोनाल्ड जे ट्रंप का एक ट्वीट आता है। वो आप मेरे पीछे जो स्क्रीन है उसमें आप देख रहे होंगे, और उसमें ये बोलते हैं कि मैं थोड़ा इधर हो जाता हूं, अब आप देखो। बेस्ड ऑन कन्वर्सेशंस विद प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ एंड फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ऑफ पाकिस्तान, and wherein they requested that I hold off the destructive force being sent tonight to Iran। मतलब 15 दिन के लिए हमने रोक दिया है, जो कि हमने प्रॉमिस किया था कि हम ईरान को खत्म कर देंगे, पूरी ईरान की सिविलाइजेशन को खत्म कर देंगे, ये बोला था। और जो दिन होगा वो होगा ब्रिजेस का और रेलवेज का, इंफ्रास्ट्रक्चर का और पावर प्लांट्स का, मतलब सब कुछ खत्म कर देंगे 24 घंटे के अंदर ट्रंप साहब। उससे यूएस के अंदर भी बहुत निगेटिव उनकी छवि गई। लोगों ने ऑब्जेक्शन किया कि ये कौन सा लैंग्वेजेस हैं जो आप यूज कर रहे हैं। लैंग्वेज तो आपको पता है जो उन्होंने यूज की थी ईरान के बारे में, एंड ही टोल्ड बास्टर्ड्स करके, ऐसे ही उन्होंने वर्ड यूज किए थे। एनीवेज, उसके बाद क्या हुआ, 1 बजे के बाद, इस ट्वीट के बाद शहबाज शरीफ का एक ट्वीट आता है। अब देखिए, ये भी मैंने पीछे लगाया हुआ है। नीचे देखिए जहां पे रेड कॉर्नर में किया हुआ है ना, उसको, उसमें क्या लिखा हुआ है, ड्राफ्ट पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर मैसेज। मतलब कि उनको किसी ने ड्राफ्ट करके भेजा है कि आप उसको चिपका दीजिए अपने एक्स पे। अच्छा, अगर वो पाकिस्तान का इंटरनल होता तो उसमें लिखता प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, या उसमें लिखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। लिखने की जरूरत नहीं थी उनको, अगर वो इंटरनल मैसेज होता। इसका मतलब ये मैसेज उनके पास या तो ईरान से आया है या यूएस से आया है, बाहर से, पाकिस्तान से बाहर से आया है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं ये मैसेज किसने लिखा होगा। नेचुरल है कि ट्रंप ने भेजा होगा कि देखो बेटा, ये दिया है तुमको, चिपका दो इसको। अब गलती शहबाज शरीफ साहब से ये हो गई या उनकी टीम से हो गई कि जो ड्राफ्ट लिखा था उसके साथ चिपका दिया उन्होंने। और 2 मिनट के बाद उनको अपनी गलती नजर आई तो उन्होंने फिर ड्राफ्ट वाला पोर्शन हटा के जो ओरिजिनल है उसको लगा दिया। अब ये सबके मन में शंका हो गई कि जो बंदा एक ट्वीट भी ठीक से नहीं कर सकता, पढ़ नहीं सकता, वो सालसी करा रहा है ईरान और यूएस के बीच में। और यूएस का ट्रंप जो 3-4 पैक पी ले रात में, तो उसके बाद वो खुद की भी नहीं सुनता, वो आसिम मुनीर की सुन रहा है और कह रहा है कि जी, आसिम मुनीर के कहने पे, शहबाज शरीफ के कहने पे मैंने 15 दिन की डील दे दी। अच्छा, इतनी बात मानते हो इनकी? चलिए, ये हमारा टॉपिक बाद वाला है कि पाकिस्तानी क्यों। उसके पहले हम देख लेते हैं कि पॉइंट्स क्या क्या है। अब ये देखिए, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि यूएस ने दिए। यूएस ने सबसे पहले ये बोला कि ठीक है, आप इमीडिएट सीज फायर कराइए, अंडरस्टूड, ये समझ में आता है। और उन्होंने कहा एंड टू, फिर उसके बाद यूएस और इजराइल की भी जो अटैक्स होंगे वो बंद हो जाएंगे। ईरानियन की जो मिसाइल और ड्रोन अटैक्स हैं वो बंद करने हैं। फुल डीएक्सेलेशन करना है, वो भी बात समझ में आती है। अच्छा, ईरान लिमिट्स इस न्यूक्लियर एनरिचमेंट लेवल्स, मतलब यहां पे उसने मामला खुला रखा है। आपने लिमिट लगाई है उसके अंदर, मना नहीं किया जो आपने शुरुआत में बोला था। और उसके पहले स्ट्रिक्ट इंटरनेशनल न्यूक्लियर इंस्पेक्शंस, ये तो पहले से ही बोलता आ रहा है ईरान कि आप आइए इंस्पेक्शन कीजिए।
ये वॉर शुरू करने की जरूरत नहीं थी। अच्छा, उसके बाद बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम, लिमिट्स ऑन, मतलब हर चीज में उसने कर्टेल किया है। अब मिसाइल प्रोग्राम को बंद नहीं किया, अभी कह रहा था कि मिसाइल प्रोग्राम बंद कर दो, अब कहता है लॉन्ग रेंज की बंद कर दो। अरे तुमको जब वो बना रहे हैं तो कैसे पता चलेगा तुमको आज से 10 या 20 साल के बाद कि वो कौन लॉन्ग रेंज बना रहा है या नहीं बना रहा है, आईसीबीएम बना रहा है या नहीं बना रहा है? तो आप इन पॉइंट्स को देख के ऐसा लगता है कि दिस इज एन एब्सोल्यूट सरेंडर बाय ट्रंप। और जो पॉइंट्स हैं वो आप उसमें पढ़ भी सकते हैं स्ट्रेट, और ये जो है उन्होंने इसके अंदर देखिए, अब जितने भी पॉइंट लिखे हैं उसमें फ्रीडम ऑफ नेविगेशन इन द स्टेट ऑफ हार्मुज, फ्रीडम। उन्होंने ये नहीं बोला है कि फ्री में जाने दो, पैसे लो और जाने दो। क्योंकि आज की प्रॉब्लम क्या है? आज की प्रॉब्लम यह है कि केवल एक इजराइल और यूएस के शिप्स को छोड़ के बाकी सब कंट्रीज की शिप जा रही है विद मनी। $2-2 मिलियन ले रहा है एक शिप के पास होने के लिए। आप जाइए, चुंगी दीजिए और आगे जाइए। इसके लिए तो मना नहीं किया ट्रंप ने। वो कहता है आपको फ्री नेविगेशन होना चाहिए, तो ठीक है साहब, फ्री नेविगेशन करेंगे, हम पैसे लेंगे। अब आज वो कह रहा है कि मैं लूंगा और ओमान लेगा, दोनों मिलकर पैसे लेंगे। उसके बाद ये सब एक लिमिट करने के बाद यूएस क्या करेगा कि यूएस सैंक्शंस में रिलीफ कर देगा। फिर उसके बाद प्रिजनर एक्सचेंज और फॉर्मल पीस नेगोशिएशंस, ये सब तो जनरल उसके अंदर वर्डिंग्स है। लेकिन मेन कोई चीज भी ऐसी नहीं है जो यूएस ने इसमें मांगी हो और ईरान मना कर दे। आप ये देखिए, एक पॉइंट भी ऐसा बताइए। अगर स्टेट ऑफ हार्मुज के बारे में अमेरिका मान गया और न्यूक्लियर सेट के बारे में मान गया तो उसके बाद इमीडिएट सीज़फायर तो होनी है साहब। तो ये मुझे ऐसा, इसलिए मैं कह रहा हूं कि मुझे पूरा डाउट लग रहा है कि इस जीत में कौन हारा या कौन जीता। और अब आप देखिए, जो ईरान ने अपनी शर्तें रखी है। ईरान ने कहा है कि सबसे पहले तो आप गारंटी दीजिए कि आप आइंदा कोई एग्रेशन नहीं करेंगे। कौन देगा गारंटी? कौन देगा बताइए? पाकिस्तान जो मीडिएशन करा रहा है वो यूएसए की तरफ से गारंटी दे सकता है? अरे ट्रंप का वाइस प्रेसिडेंट जो है जेडी वेंस, वो नहीं दे सकता गारंटी। अमेरिका नहीं दे सकता गारंटी ट्रंप की, तो पाकिस्तान देगा आके गारंटी ट्रंप की। इसीलिए मुझे लगता है कि इसमें चाइना को इन्वॉल्व किया गया है और चाइना ने कुछ ऐसी बातें बोली होंगी कि साहब आप हमको लिख के दो यूएस को कि आप एग्रेशन नहीं करोगे, और अगर आप करोगे तो हम वो लेटर या जो भी है वो पब्लिक कर देंगे और आपकी उसमें इंसल्ट होगी। इसके अलावा तो कुछ करने था। चाइना वार तो करने से रहा जाके यूएस के ऊपर। आई डोंट नो, सुनने में आया है चाइना ने गारंटीज दी है, लेकिन चाइना कैसे गारंटी दे सकता है और क्या दे सकता है ट्रंप के बारे में? जबकि पूरी जो झगड़ा हो रहा है, पूरी जो कहानी है, पूरी कहानी अगेंस्ट चाइना है और चाइना की गारंटी ले रहे हैं। पूरी कहानी ईरान की है ही नहीं, चाइना की है, अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं इसराइल के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहा हूं। हाँ, और एक बात दोस्तों, आप देखो इसमें इसराइल कहीं है ही नहीं। ऐसा लग रहा है कि वॉर ईरान और यूएसए में हो रही है। और अब आके एक स्टेटमेंट आया है इसराइल का कि हम मानते हैं, लेकिन इसमें लेबनान नहीं है साहब, हम तो लेबनान को मारेंगे। चलिए पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा कहा कि परमानेंट आप वॉर को एंड कीजिए, बिल्कुल ठीक है। और जो आप जो रीजनल स्ट्राइक करते हैं, देखिए, टर्मिनेशन ऑफ इजरायली ऑपरेशंस अगेंस्ट हिजबुल्लाह इन लेबनान एंड अदर इरानियन एलाइज, यहां पे भी आप कीजिए। और जब ये सीज फायर एक तरीके से स्टार्ट हुआ है उसके बाद ही लेबनान में वार हुई है, लेबनान में अटैक हुआ है। ऐसे तो ईरान ने भी अटैक किया है इसराइल के ऊपर, हाइफा पोर्ट के ऊपर, लेकिन लेबनान पे लगातार जारी है और वो इसराइल ने बोला है हम लेबनान में तो करेंगे, जबकि दिस इज वन ऑफ द पॉइंट्स इन द पीस प्रोग्राम। अच्छा, उसके अलावा क्या है? लिफ्टिंग ऑफ सैंक्शंस, हाँ, पूरा सैंक्शन रिकंस्ट्रक्शन, ये मेन है कि रिकंस्ट्रक्शन के लिए फंडिंग करेगा यूएसए। अब यूएसए कहां से करेगा फंडिंग? अपनी वार की फंडिंग हो नहीं पा रही उससे। वॉर के लिए $200 बिलियन मांग रहा है कांग्रेस से, और अब वो रिहेबिलिटेशन कहां करेगा भाई? और करेगा कौन? गल्फ करेगा जिसको वो खुद ठोक रहा है? पाकिस्तान करेगा जो खुद भिकमंगा है? या चाइना करेगा? वो क्यों करेगा? तो ये करेगा कौन रिकंस्ट्रक्शन? पहले ये कोई बता दे। बोलना तो आसान है, लिखना तो आसान है, लेकिन करेगा कौन? अब यहां पे बोलता है कि जी जो हम फीस ले रहे हैं स्टेट ऑफ हार्मुज की, उससे हम रिहेबिलिटेशन करेंगे। मतलब उसको वैलिड बता रहा है जो कि ये चुंगी ले रहा है, टोल चार्जेस ले रहा है। कहता है उससे हम अपने को, और एक बार टोल चार्जेस शुरू हो गए ऑफिशियली
तो फिर उसमें ईरान का कंट्रोल ही होगा। इसको ईरान का कंट्रोल ही बोलते हैं। इसको ईरान का कंट्रोल ही बोलेंगे कि जो भी शिप जाएगी वो ईरान के कंट्रोल से ही जाएगी। अच्छा, उसके बाद उसने कह दिया जी स्टेट ऑफ हॉर्मुज की रीओपनिंग होगी, और इसके अलावा उसके जो उसमें ईरान का जो है वहां पे जो ब्लॉकेड है वो खत्म होगा, लेकिन स्टेट ऑफ हॉर्मुज अंडर में रहेगा ईरान के, क्योंकि वो टोल टैक्स लेगा। ठीक है, क्योंकि हॉर्मुज में ट्रांजिट फी होगी। जब ट्रांजिट फी लेंगे इंप्लीमेंटेशन होगा, जब इंप्लीमेंटेशन होगा इसका मतलब उस पर कंट्रोल ईरान का होगा। और इसी के लिए तो पंगा शुरू हुआ था, पूरा वॉर ही शुरू हुई है। या मैं तो कह रहा हूँ वॉर तो नहीं शुरू हुई, मैं कह रहा हूँ वॉर का रिजल्ट ये था। और तो वॉर के पहले तो खुला ही हुआ था यार, बिना पैसे दिए जाते थे। वॉर से क्या हो गया कि हमको तो पैसे देने पड़ेंगे निकलने के लिए एक एक शिप, तो पूरी दुनिया का तो नुकसान हो गया इसके अंदर। चलो साहब, ये हो गया, शेयर रेवेन्यू हो गया। अच्छा हाँ, ये उन्होंने कहा जब मैंने बताया था ओमन के साथ है, ठीक है। तो ये कुछ 10 पॉइंट थे जो कि इन्होंने अपनी तरफ से रखे। चलो साहब, अब ये भी ठीक हो गया। अब आप ये इस चीज का लॉजिक बताइए कि यहां पे मैं तो फिर तीसरे क्वेश्चन पे आता हूं कि पाकिस्तान ही क्यों। दोस्तों, जयशंकर साहब ने जो बोला था ना कि वी आर नॉट ए दलाल कंट्री, उसका बहुत गहरा मतलब था। लोगों ने उसको दलाल को हिंदी वाला दलाल समझा, एक्चुअली उसको ब्रोकर समझना चाहिए था। दलाल थोड़ा गलत वर्ड लगता है, जैसे गालियां हिंदी में दी जाए तो बहुत गंदी लगती हैं, इंग्लिश में दी जाए तो थोड़ी सी बेटर लगती है। इसी तरीके से इस वर्ड को भी, दलाल को भी, अगर आप हिंदी में बोलते हैं तो उसका मतलब गलत निकलता है, और इंग्लिश में बोलेंगे तो उसका मतलब अलग निकलता है, या उसको सुनने का तरीका अलग हो जाता है। ब्रोकर। तो यहां पे एक्चुअली पाकिस्तान इज एक्टिंग लाइक ए ब्रोकर। और पाकिस्तान को क्यों चुना गया? देखिए, पाकिस्तान का ईरान से भी कोई बहुत अच्छे संबंध नहीं है। 2024 में दूसरे पे उन्होंने मिसाइलें मारी थी, अटैक किए थे। ईरान पूरा शिया कंट्री है और पाकिस्तान सुन्नी कंट्री है। अच्छा, और इसराइल, इसराइल के साथ तो उनकी जन्मों जन्मों की दुश्मनी है। और आपको पता होगा कि कोई भी पाकिस्तानी इसराइल नहीं जा सकता। उनके पासपोर्ट पे लिखा हुआ है कि दिस पासपोर्ट इज वैलिड ओनली, और आई मीन ऑल द कंट्रीज एक्सेप्ट इसराइल। तो दो पार्टी का तो उसको कनेक्शन नहीं है। और अमेरिका, अमेरिका भी कोई बहुत ज्यादा विश्वास तो करता नहीं है, क्योंकि ट्रंप ने अपने पहले जो कार्यकाल था उसमें बोला था कि यार ये लोग तो हमको बेवकूफ बना रहे हैं, हमसे इतने बिलियन डॉलर्स ले लिए इन्होंने, और जाके ये साथ देते हैं तालिबान का, दोगले हैं। तो जो 4 साल पहले जो कंट्री दोगला था, वो सडनली दोस्त कैसे हो गया? यहां मैं आता हूं कि आखिर पाकिस्तानी क्यों। पाकिस्तान इसलिए क्योंकि पाकिस्तान को इस वक्त जरूरत है आईएमएफ लोन की, वर्ल्ड बैंक के लोन की। क्योंकि यूएई ने तो अपने पैसे वापस मांग लिए, $3.5 बिलियन। वो सऊदी अरेबिया से लेके देंगे। सऊदी अरेबिया का भी भरोसा नहीं है किस दिन वो अटक जाए, तो पाकिस्तान जाएगा कहां? उनके अंदर इतनी औकात तो है नहीं कि एक सुई तक बना सके, प्रोडक्शन कुछ कर नहीं सकते, लोग पढ़े लिखे हैं नहीं। लिटरेसी वहां पे 65% लिटरेसी होगी साहब, मतलब 65% ऐसे लोग हैं जो केवल लिखना जानते हैं अपना नाम। तो क्या लिटरेसी होगी वहां पे? जब लिटरेसी नहीं होगी, जब पढ़ाई लिखाई नहीं होगी, स्किल नहीं होगा, तो फैक्ट्रियां कहां चलेंगी? और जब फैक्ट्रियां नहीं चलेंगी तो पैसा कहां से कमाएंगे? अब तो गल्फ कंट्रीज ने भी पाकिस्तानियों को भेजना शुरू कर दिया वापस। उनके पास केवल एक तरीका है अपनी कंट्री चलाने का, या तो सऊदी अरेबिया के पिछलग्गू बने रहो, चाइना ने भी मना कर दिया उनको आगे लोन देने के लिए, या आईएमएफ कुछ सालों तक लेते रहो, जब तक ये दोनों शहबाज शरीफ और आपका आसिम मुनीर जिंदा है, तब तक यार 15-20 साल देखते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या होता है कंट्री का। तो उसके लिए उनको क्या चाहिए? अमेरिका की सपोर्ट चाहिए, अमेरिका की हेल्प चाहिए। दूसरा, इमरान खान जेल में है। आज अगर प्रेसिडेंट ट्रंप बोलना शुरू कर दें डेली के बेसिस पे, जैसे जैसे बोलते हैं 6 जहाज गिरा दिए, 7 गिरा दिए, 10 गिरा दिए, 15 गिरा दिए, वैसे अगर बोलना शुरू कर दें कि इमरान खान को छोड़ो, इमरान खान को छोड़ो, उसकी क्या गलती है, तो डूब जाएंगे आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ। इसलिए माफ कीजिएगा दोस्तों, उनको चाहिए सपोर्ट। सपोर्ट चाहिए उनको ट्रंप का, क्योंकि ट्रंप है वैगाबॉन्ड। कहते हैं ना, कुछ भी बोलता है, कहीं भी बोलता है, कुछ भी करता है। उसका मेंटल स्टेटस ठीक तो है नहीं। उस उसको काबू रखने का केवल एक तरीका है कि वो जो भी बोले उसको हाँ बोलो, आप ना मत बोलो। वो कहेगा खड़े हो जाओ, आप खड़े हो जाओ। वो कहेगा बैठो, आप बैठ जाओ।
इसके अलावा और कोई दूसरा रीजन नहीं है। आई वुड लाइक टू सैल्यूट यू मिस्टर प्रेसिडेंट। ये जो शहबाज शरीफ ने किया है, दिस इज द ओनली वे आउट कि आप ट्रंप से बात कर सको, और यही आजकल पाकिस्तान कर रहा है। जो अमेरिका बोलेगा वो करेगा। इससे क्या हुआ? इससे क्या हुआ कि ट्रंप के लिए भी आज की दुनिया में, पूरी दुनिया में केवल एक आदमी है, आसिम मुनीर। वो जानता है कि मैंने जो बोल दिया वो ये करेगा। और यहां पे आपको ये भी आंसर मिल जाता है कि जो मीडिएशन कराने वाले हैं वो यूरोपियंस क्यों नहीं हुए, इंडिया क्यों नहीं हुआ, चाइना क्यों नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुए कि यहां पे अपनी अकल लगाएंगे दोस्तों। यूरोप ऐसे नहीं बैठाएगा, यूके ऐसे ही नहीं बैठाएगा सामने। वो एक्चुअली मीडिएशन कराएगा जिसमें कंट्रोल उसका भी होगा, यूएस का भी होगा, उसका भी होगा। लेकिन पाकिस्तान के साथ ऐसा नहीं है। जो आसिम मुनीर बोल रहा है, समझो ट्रंप बोल रहे हैं। तो एक तो यह है कि यस मैन मिला, और वो यस मैन पड़ोसी भी है, मुस्लिम कंट्री भी है। झक मार के ईरान को हाँ बोलना पड़ा, क्योंकि ईरान की तरफ से बीच में आया था कि हम पाकिस्तान जाएंगे तो ये लोग मार देंगे हमको। इसकी कोई गारंटी दी होगी। किसने दी होगी? आई डोंट नो। इसकी भी मे बी चाइना ने गारंटी दी होगी, बिकॉज चाइना की गारंटी मांग रहे थे ईरानियंस। आई डोंट नो। तो हो सकता है उन्होंने गारंटी दी हो इसकी। तो ट्रंप को एक ऐसे बंदे मिले, एक ऐसा बंदा मिला, या कंट्री मिली ना, कंट्री नहीं, बंदा। क्योंकि पाकिस्तान एक कंट्री नहीं है, एक आइडियोलॉजी है, और आइडियोलॉजी एक आदमी की है जो उसका आर्मी चीफ होता है। इसका मतलब कि आप पूरे पाकिस्तान से वो ही काम करा सकते हैं जो कि आसिम मुनीर चाहता है, जो इंडिया में पॉसिबल नहीं है। इंडिया में अगर आज के दिन में ये सालिसी सालिसी करा रहा होता इंडिया, और उसके बाद कुछ भी ऊपर नीचे हो जाता था, अपोजिशन तो ऐसी की तैसी कर देती आके गवर्नमेंट की। पाकिस्तान में कौन बोलने वाला? कोई बोलने वाला नहीं। सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। जैसे कि शहबाज शरीफ का ये ट्वीट जो पीछे है, जो ड्राफ्ट पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर, अगर ये मोदी का हो जाता भाई साहब, तो आज वॉर वॉर के बारे में तो छोड़ देते, इंटरनल वॉर शुरू हो जाती, गृह युद्ध जिसे कहते हैं। अपोजिशन पूरे दुनिया में, पूरे इंडिया में धरना देके बैठ जाती है कि साहब ये तो बेइज्जती करा दी उन्होंने हिंदुस्तान की। लेकिन वो पाकिस्तान है। दैट इज द मेन रीजन कि पाकिस्तान वही करेगा जो अमेरिका बोलेगा, और एक सेंटेंस भी अपनी तरफ से ऐड नहीं करेगा, डिलीट नहीं करेगा, क्योंकि उसकी वो औकात नहीं, उसको पैसे चाहिए। उनको तो पैसे आगे दिखाई दें तो उनका मूड बनता है। तो उनके मूड बनाने के लिए आईएमएफ के सामने नाचते हैं ना जब, तो आईएमएफ पैसे फेंकता है। और आईएमएफ तभी पैसे फेंकेगा जब यूएस उसको बोलेगा, क्योंकि यूएस का शेयर सबसे ज्यादा है। और ये बिल्कुल 100% आप ये बात मान लीजिए कि अभी भी मैं ये बोलता हूं कि आसिम मुनीर समझे नहीं है ट्रंप को। ट्रंप ने अपने सर का बोझ उठा के कंधे पे डाल दिया आसिम मुनीर के। आसिम मुनीर के कंधे पे बंदूक रख के गोली चला रहा है। ये जो सेंटेंस है कि यार रिक्वेस्ट की हमसे आसिम मुनीर ने कि 15 दिन बढ़ा दीजिए, तो हमने कहा ठीक है, तथास्तु, हम बढ़ा देते हैं। अभी आगे आगे देखिए कि इसमें होता क्या है। सब कुछ हो जाए, लेकिन लास्ट में मैं ये बात जरूर बोलूंगा कि पाकिस्तान ने चाहे यूएस के कहने से इनिशिएट किया इस चीज को, लेकिन ये एक अच्छा स्टेप है पाकिस्तान की तरफ से। और वो ही ये काम कर सकता था, क्योंकि दलाली पाकिस्तान ही कर सकता है भाई, हिंदुस्तान तो कर नहीं सकता ना। लेकिन अगर उसका रिजल्ट अच्छा आता है, क्योंकि अब सुनने में आया है कि फ्राइडे से नेगोशिएशन शुरू हो रहे हैं, और जेडी वैंस आ रहे हैं, विटकॉफ आ रहे हैं, और क्लचनर आ रहे हैं, तो तीनों मिलके वहां पे आ रहे हैं, तो आपस में बैठ के डिसाइड करेंगे, डिस्कस करेंगे। ईरानियन टीम भी वहां पे आएगी। तो ठीक है, एक ठिया दिया, एक जगह दी बात करने के लिए, नेगोशिएशन की टेबल पे उनको बैठाया। ये भी एक पाकिस्तान के लिए बहुत फक्र की बात होनी चाहिए, क्योंकि इतने ज्यादा निगेटिव बातों में, जहां पाकिस्तान में केवल निगेटिव ही निगेटिव ही निगेटिव है, उसमें अगर एक पॉजिटिव नोट आता है, पॉजिटिव न्यूज आती है, तो पाकिस्तान के लोगों के लिए कुछ चीज तो ऐसी होगी जिससे वो खुश हो सके। कुछ चीज तो होगी। अरे आप ये देखो दोस्तों, ईरान ने एक भी जहाज नहीं रोका है पाकिस्तान का। पाकिस्तान में रेट
जो पेट्रोल है वो हो गया 400 450 460 रुपए और डीजल हो गया 530 रुपए। डबल कर दिए। क्यों कर दिए यार? अरे बड़ा महंगा हो गया। अबे महंगा कहाँ हो गया तुम्हारे लिए? तुम्हारा तो पेट्रोल आ रहा है। और इससे महंगे महंगे तो पहले अभी तो 110 रुपए बैरल है यार। इतने में तुमने 3 गुने पैसे कर दिए अपने देश। ये पैसे ये पैसे उन्होंने इसके लिए नहीं किए हैं कि पेट्रोल कम आ रहा है या पेट्रोल महंगा हो गया है। एनर्जी जिसे कहते हैं आप, ये इसलिए किया है क्योंकि आईएमएफ की ये शर्तें हैं और साथ में यूएई के पैसे वापस करने हैं। 3.5 बिलियन उनके पास है। कितने? 16 बिलियन डॉलर टोटल है। 16 बिलियन में से 12 बिलियन तो लोगों का पैसे लेके रखे हुए हैं, चाहे वो चाइना हो, सऊदी हो और ये आपका यूएई हो। 4-5 बिलियन अपने पास से थे, उसमें 3.5 निकल जाएगा। तो वो 3.5 कहां से देंगे? पब्लिक के पास से देंगे। दिस इज पाकिस्तान। और अमेरिका जानता है कि ये पब्लिक ऐसी ही सोई हुई है, ये जगेगी नहीं। जब आसिम मुनीर चाहेगा, जो चाहेगा वो करेगा। और इसीलिए इससे अच्छा पपेट, दिस इज द राइट वर्ड आई थिंक, इससे अच्छा पपेट यूएस को मिल नहीं सकता था अपनी भड़ास निकालने के लिए और अपना सरेंडर जो यूएसए कर रहा है ईरान के सामने, उसको उस शेम से बचने के लिए बहुत अच्छा रास्ता चुना पाकिस्तान के थ्रू। अब देखिएगा वो जो पॉइंट्स हैं जो मैंने लिखे हैं, 10 पॉइंट या 15 पॉइंट जो यूएस ने दिए हैं, उसको आप पूरे पढ़िए, आपको लग जाएगा कि दिस इज ए टोटल सरेंडर बाय यूएस इन फ्रंट ऑफ ईरान। तो आई सैल्यूट ईरान, पीपल ऑफ ईरान, कि इतने अमेरिका की फौज के सामने टिके रहे। कमाल है। इस बात की कमाल हमको देना पड़ेगा जो जिसने अपने देश के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए इतना बड़ा काम किया। पाकिस्तान की सेना की तरह नहीं थे जो 93,000 रुपए पैंट उतार के बैठ गए थे। उस समय तो इंडिया में न्यूक्लियर हथियार भी नहीं थे, बिना उसके ही पैंट उतार के बैठ गए थे। ये थी पाकिस्तान की सेना और ये है ईरान की सेना। ईरान की पब्लिक, ईरान की पब्लिक बाहर निकल के सड़कों पे ह्यूमन चेन बना रही है। इंस्टॉलेशन के चारों तरफ ह्यूमन सर्कल बना रही है कि मारो, हमको मार दो। अरे ऐसे लोग कभी वॉर हारते हैं क्या? चाहे ईरान जितना भी गलत हो, मैं उसको सही नहीं मानता हूं, जितना भी गलत हो, बहुत गलत किया है। पूरे दुनिया में आतंकवाद फैलाने में ईरान का बहुत बड़ा हाथ था, लेकिन उनके लोगों की जज्बा, लड़ने की हिम्मत को मैं सैल्यूट करूंगा। आप दोस्तों इसके बारे में क्या बोलते हैं? और क्या पाकिस्तान इससे अच्छा कोई रोल प्ले कर सकता था आज के दिन में? आप बताइए। और अगर पाकिस्तान नहीं होता तो आप क्या सोचते हैं कौन सी कंट्री होती जो कि मीडिएशन का काम कर सकती थी ईरान, इजराइल और यूएसए के बीच में? भारत को छोड़ के, भारत का नाम मत लीजिएगा। आप बताइएगा दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा दोस्तों।